जय हिंद साथियों, इस वाली क्लास में मतलब इस वाले सेशन में हम लोग सीखेंगे, हम लोग जानेंगे कि जो आज का पेपर था अर्थात 15 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का, इस वाले पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उनके सही आंसर क्या है। तो आंसर की मैं आपको दे रहा हूं, इसका जो सोल्यूशन चाहिए डिस्कशन के साथ में वो रात में शुरू होगा। अभी मैं पहले हिंदी का बता दूं, बाकी अपना जो पार्ट है ना 25 नंबर की मैथ्स की, उसमें 4 डीआई की, उन पर डिस्कशन होगा रात में लाइव। तो लाइव में जरूर बने रहिएगा ताकि आपका कल वाला पेपर भी अच्छा हो जाए और अपकमिंग जो भी सेशन होंगे ना वो भी आइडिया हो जाए कि कैसे तरीके से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, जीएस के सभी क्वेश्चंस पर चर्चा आपको पिछली वीडियो में मिल चुकी है 18 में। हम लोग आते हैं कि 19वें नंबर क्वेश्चन से आंसर हमारे क्या क्या होने वाले हैं। तो 19वें नंबर का जो ऑप्शन सही था वो था सी। 19वें नंबर में मतलब क्वेश्चन भी आप पढ़ते रहिएगा। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं, सर्वाधिक सफलता कौन सा है। तो ये था कि माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए, जैसा कि इसमें पैराग्राफ में दिया गया था। उसके बाद आते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन पर कि इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे। इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो बच्चों के परिवार के सदस्यों अर्थात पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और उनके कटाक्ष करते होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करें। अधूरे संस्कार जो ऑप्शन था ना वो वाला सटीक आंसर होगा, सही आंसर होगा। बाकी आप पेपर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो तुरंत इस वाले नंबर पर कमेंट करिए, इस वाले नंबर पर आप मैसेज करिए व्हाट्सएप और आपको तुरंत लिंक भेज दी जाए, मतलब लिंक नहीं, आपको पीडीएफ भेज दिया जाए। अदरवाइज इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल है, उस पर आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। चलिए बात करते हैं 23 का आंसर, 22 का। विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप और उनके द्वारा अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते, हमारा जग हंसाई से बचने के लिए। बहुत खूबसूरत है, मतलब ये वाला उसी से रिलेटेड है, पैराग्राफ से रिलेटेड। 23 का बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। सवाल का सही आंसर था डी वाला कि पुराने जीवन मूल्यों और परंपराओं के साथ विदेश में बच्चों के साथ बसने के इच्छुक माँ बाप। चलिए अगले सवाल पर 24 पर आते हैं। बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने और ना अपनी राय थोपे। ये सटीक आंसर था क्वेश्चन नंबर 24 का। 25 की बात करें, कौन से माँ बाप अपने बच्चों अपने ही घर में दीनहीन से बचकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं। वो सवाल का सटीक आंसर था ऑप्शन नंबर बी। कह रहा कि जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहु बेटों को अपने परिवार को उचित सम्मान देते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं कि पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। इस वाले सवाल का सटीक आंसर यह था कि माता पिता द्वारा दुलार, प्यार और समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण हो सकता था ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं कि इसके बाद में और जो मेरे पास में आंसर थे क्वेश्चन नंबर 27। संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा हो सकता है। सवाल का सटीक आंसर था इनमें से कोई ना कोई, जो ऑप्शन दिए रखे थे वो उससे रिलेटेड नहीं थे जो पैराग्राफ आपको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 28 पर बात करते हैं कि कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं। तो सटीक आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते उनके साथ में। तो अब मैं आपको लेकर के चलता हूं मैथ्स के डीआई पर। मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे डीआई पर, 4 डीआई पर और उसके बाद 5 क्वेश्चंस पर जो इंडिविजुअल अलग से आते हैं चैप्टर पर बेस्ड। सवालों का सटीक आंसर कौन सा है वो इस वीडियो में, और डिस्कशन के लिए आप मिलिए मेरे साथ रात वाली क्लास में जो कि होगी लाइव। ठीक है, तो देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर के 33 के लिए आपको एक टेबल चार्ट दिखाया गया था। डिस्ट्रिक्ट दिए हैं 5 ABCDE और इनमें उपस्थित कितने कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या को दिखाया गया था, उत्तीर्ण कितने हैं उनकी संख्या को और चयनित संख्याओं को दिखाया गया। किसी भी कॉलेज से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से उपस्थित कितने होते हैं ईयर के अकॉर्डिंग, उत्तीर्ण कितने होते हैं ईयर के अकॉर्डिंग और चयनित उसमें से कितने होते हैं, यह संख्या दी गई थी। और इसमें ABC यहाँ पे, D और E नीचे यहाँ पे दिखा गया था। अब इस पर जो सवाल आए हैं आपके पूछे गए हैं उन पर हम सटीक आंसर करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा था कि किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है। सटीक सही आंसर है जिला नंबर E, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस वाले पेपर का, और वैसे सटीक आंसर है जिला E। ठीक है, चलो 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है DCDI का। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा था कि जिला C से चयनित उम्मीदवारों का जो जिला C से प्रतिशत जो है वो जिला C से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में कंपैरिजन करना है उत्तीर्ण उम्मीदवारों की, और बताना चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत था, बताना है किस में सबसे अधिक था। तो जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना तो कैलकुलेट करने पर आया ऑप्शन नंबर डी आ राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 कह रहा है जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष सबसे कम है।
13 में सबसे कम निकला जब कैलकुलेट किया गया तो इस डीआई के अकॉर्डिंग। इसी वाले सेम ग्राफ पर जब हम लोगों ने देखा टेबल चार्ट पर 32 नंबर को सवाल कि 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था, तो हमें पता चला डिस्ट्रिक्ट ए में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ए राइट आंसर है। कुछ भी अगर आपका गलत होता ना कि हमारा तो गलत नहीं हो सकता, हम सर की क्लास में देखेंगे कैसे बताते हैं, छान मारो जाकर के कहीं भी और आ जाओ मेरी क्लास में फिर से। रात में मैं लाइव पढ़ाऊंगा आपको, तो लाइव में बताऊंगा आपको कि कैसे इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, चलो इन पर डिस्कशन जो होगा वो शाम की क्लास में होगा, अभी तो मैं आपको आंसर की दे रहा हूं। तो 33 कह रहा कि समीक्षाधीन अवधि मतलब जो अवधि के दौरान की बातें करी गई उसमें जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या, इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है, तो मेरे पास है 88.54%। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पर आइए। अगला जो हमारे 5 क्वेश्चन थे वो इस वाले टेबल चार्ट पर थे। इस वाले टेबल चार्ट में कोई कंपनी है 5 प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, PQRS, ये कंपनीज के नाम है, उनके प्रोडक्ट कितने बिके हैं वो सवाल में दे रखा था। और इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई में प्रोडक्ट उनके कितने बिक रहे हैं उसके बारे में डेटा दिया गया था और इसके 5 क्वेश्चंस के आंसर करने थे। तो चलिए, जो पहला सवाल था ना कि मार्च में कंपनी P&R द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या, अप्रैल में उन्हीं कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से रेशियो बता दो, तो हमारे पास आया, जो हम लोगों ने सॉल्व किया, आया क्या 59:80 का। बहुत बढ़िया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 35 भी देख लेते हैं। कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने परसेंट की वृद्धि हुई, आया था आंसर 64.71। 36 में देखें तो कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। पूछा गया माइल्ड स्टील की संख्या बताओ, तो हमारे पास आंसर है 144 का। आप में से जिनको भी दिक्कत है कि सर जी सवाल तो कराओ, अगली क्लास में है, लाइव क्लास के साथ मैं आ रहा हूं पूरा डिटेल डिस्कशन के साथ, ताकि आपका कल वाला पेपर भी अच्छा हो जाए और अपकमिंग जो भी मेंस में होंगे ना वो भी अच्छे से हो जाए। चलिए बात करते हैं 37 क्या कर रहा है। फरवरी में PS और T द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या कितनी है औसत, हमने लगाया तो मेरे पास आंसर है 118 का। ठीक है, और बाद में बात करते हैं इन्हीं और सवालों पर कि और उसी वाले DI से, मतलब इस वाले टेबल चार्ट से और कौन कौन से सवाल है। तो और सवाल था 38 नंबर का कि कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या समान महीनों, मतलब उसी सेम ईयर मंथ में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का डिफरेंस बता दो, तो आया 85 का। क्लियर भाई। चलो अब जो 39 से 43 के सवाल थे वो इस पाई चार्ट पर थे। सवाल में दिया गया था कि एक विश्वविद्यालय, समझ लीजिए पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर विश्वविद्यालय के खर्चे को दिखाता था, उसको अध्ययन करके उसके सवालों का आंसर देना था। बट ये डिग्री में दिया गया था, याद रखिएगा, शिक्षा, अनुसंधान, खेल, पुस्तकालय, कार्यक्रम, छात्रावास और आधारभूत संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्चा हो गया था। डिग्री में 80 डिग्री, 65 डिग्री, 52 डिग्री, 32 डिग्री, 35 डिग्री, 46 और 50 डिग्री के रूप में। अब इसमें जो सवाल पूछा गया वो देखो, वो अच्छा से समझने वाली बात थी कि कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना परसेंट अधिक खर्च किया गया। आंसर आया 86%। कैसे आया मैं आपको बताऊंगा लाइव क्लास में। देखिए छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है, 12.78%। अगर आपने मेरी 350 DI देखी है मैराथन में भी और कुल मिलाकर के जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, यकीन मानिए सब क्वेश्चन आपको डिट्टो मैच करते दिखेंगे। समझ में आ रहा भाई साहब, हर एक चीज पर मैंने करा रखा है, आय और व्यय पर भी, इस पर भी, हर एक चीज पर मैंने आपको सवाल कराया। डरने की बात नहीं, बहुत इजी सवाल थे। समझ में आ रहा भाई, बहुत इजी सवाल थे। चलो इसी वाले पाई चार्ट पर यह क्वेश्चन बोला कि यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि 1,80,00,000 हो तो आधारभूत संरचना पर खर्च करी गई राशि बता दो। मेरे पास में आंसर आया 22 लाख का। ठीक है, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है, आंसर है 35%। 43 का आंसर देख लो भाई, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च करी गई राशि है 1.8 करोड़ तो शिक्षा और अनुसंधान पर खर्च करी गई थी 7,25,00,000, नहीं 72,50,000। बहुत बढ़िया। ठीक है, जिनके पास में आंसर आया था मैच करा लेना। 725 के बाद में 4 बार 0 लग के आंसर आएगा, इसको टिक मत कर दियो, और अगर किया होगा तो सवाल का आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 44 से 48 के लिए आपको एक लाइन ग्राफ दिखा। इस लाइन ग्राफ में याद रखिएगा, मैंने आपको लाइन ग्राफ में भी कराया है, लाभ हानि सीपी और एसपी को लेकर के आपने बताया था, आपने सीखा था कि जो यहाँ पर इनकम हो रही होगी ना वो सेलिंग प्राइस है, और जो खर्चा हो रहा होगा ना वो कॉस्ट प्राइस है। और यहाँ पर जो डेटा दिया गया आपको प्रतिशत में दिया गया था। ठीक है, लाभ प्रतिशत, जो छोटी वाली लाइन थी ना, पतली वाली लाइन, वो दिखा रही थी ए को, और जो मोटी वाली लाइन थी ना, थोड़ी सी मोटी होगी, वो दिखा रही थी बी को।
अगर सवाल आपसे नहीं लग पाता था तो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नंबर लेकर के देखते, अगर गलती से दूसरा नंबर उठा लेते ना, ए का बी, बी का ए कर देते तो ऑप्शन मैच नहीं करता, ए का ए बी का बी ही करोगे तभी आंसर मैच करता, तो पता चल जाता कि कौन सी लाइन इसमें से ए है, कौन सी लाइन बी है। क्योंकि जब आपको मैंने सिखाया, कलरफुल पेज लेकर के सिखाया, ब्लैक एंड व्हाइट से आया एग्जाम में, नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जब आप राइट नंबर लेते ना, सवाल पहले से समझ में आ जाता कि कौन ए है कौन बी है। फिलहाल जब हम लोगों ने सवाल को लगाया कि 2005 में कंपनियों ए और बी की आय 3:4 के रेशियो में थी, और सवाल ने पूछा कि तब बता दो 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या था, इसमें तो आंसर ठीक नहीं है, पर चलिए मैं आपको बतला ही देता हूं। देखो 2005 में जो 45 था ना, छोटी वाली लाइन ऊपर जो लाइन जा रही है वो वाली लाइन ए के लिए है और ये वाली लाइन बी के लिए है। 2005 में कंपनियों ए बी की आय, आय मतलब एसपी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस अगर उनकी 3:4 के रेशियो में है तो 5 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात, अगर वो 3 और 4 के अनुपात में बेच रहे थे तो ये बेच रहे थे 2005 में, व्यय में बता दो, सीपी में बता दो, सीपी कैसे निकालोगे, कुछ का हमने क्या किया 5 में, ए को ये पतली लाइन ऐसे ऐसे ऊपर गई, 70% लाभ, ये 50% लाभ, 70% लाभ का मतलब ये 170 का मान था, 50% का लाभ मतलब ये 150 का मान था। हमने देखा 0 0 काट डाला, 15 45, 17 चौके 68, तो मेरे पास डी विकल्प आ गया 45:68। बहुत बेहतरीन तरीके से आप भी लगा लेते अगर आपने इन सभी चीजों को अच्छे से सीखा होता। चलो उसी वाले लाइन ग्राफ पर मैं अगर आपको दिखाता हूं कि अगला सवाल का जो आंसर था वो क्या था, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 करा कि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी, 5 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात बता दो, 15:17 जो था ऑप्शन ना ए वो वाला सही था। अगले सवाल 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था, तो 2002 में आय क्या थी 260 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बना 47 नंबर क्वेश्चन की 2001 में कंपनी ए बी का व्यय समान था, व्यय का मतलब क्या समझ रहे हो, सीपी समान था मतलब क्रय मूल्य, तो 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 मतलब एसपी सेलिंग प्राइस इतना हो, तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ बता दो, हमने लगाया तो हमारे पास आंसर आ गया 120 करोड़ का। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई दुख दर्द, कोई परेशानी, कोई भी थोड़ी सी भी होगी तो मुझे आप शेयर करिएगा। ये गलत है बाबूजी, ये क्या गलत हो गया मेरे को बताओ, ये गलत हो गया क्या चीज, ये 120 नहीं बाबू, ये 102 है, ठीक है 102, मेरे को याद था मैंने लगाया था कि 102 करोड़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया, चलो 48 पर आते हैं। 48 में 2003 के कंपनी ए का जो व्यय है 200 करोड़ था, 3 में कंपनी ए का 2006 उसके खर्च के समान थी, ओके। कंपनी ए की जो इनकम है 2006 में उसके खर्च के समान थी, तो अगर 6 में कंपनी की आय बता दो, उस वाले सवाल का जो सही आंसर था वो आया था हमारे पास में 464 करोड़, ठीक है। ये सारे आंसर हमने टिक कर दिए जो सही आंसर थे वो वाले, और अब हम आते हैं, ये 464 वाला हो गया ना, चलो ना अगले सवाल पर। तो मैंने आपको चारों डीआई के आंसर बता दिया, अभी जो 5 क्वेश्चन पेंडिंग है उसको भी देख लेते हैं, और ये जो जीएस के क्वेश्चन थे इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, 49 का औरंगजेब, 50 का ये होगा रेलवे, 54 का उधर देखते रहिए नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, इसमें देखा था पंचतंत्र विष्णु शर्मा को लिखा, विष्णु शर्मा ने लिखी थी। गौतम बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा को दिखाया था, ठीक है भाई। 55 के लिए बात करते हैं 1957 में के विद्रोह को ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया था। अगले सवाल पर आए, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे, वो थे समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे अंतःस्थलीय जल है, कैस्पियन सागर, और सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं, एमपी में, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आते हैं 57 पर सी राजगोपालाचारी, 61 की बात करते हैं प्रस्फोट अर्थात फटना, यहाँ पर बात करते हैं 58 भारत सरकार अधिनियम इतने, और 62 में ग्रीनविच मीन टाइम। ये सब आपका हो चुका है पिछली वाली वीडियो में, आप देख लीजिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना था, क्रूड अशोधित मतलब जन्म दर, ओके। यहाँ पर 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, आंसर था 14। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, अनुच्छेद नंबर 29, आर्टिकल नंबर 29। बात करते हैं 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद, यहां पर डैश है कि मतलब परमाणु ऊर्जा उत्पादन उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। 17वें की बात करते हैं, 42वें संविधान के संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राजनीतिक नीति के निदेशक तत्व को जोड़ा गया था, सामान्य न्याय और निशुल्क विधिक सहायता को। बात करें योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो श्री मोटेक सिंह अहलूवालिया।
अगले सवाल पर आए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो ये सारे मौलिक कर्तव्य थे जो 4-3 ऑप्शन में बाकी लिखे थे, तो इसलिए ये वाला। और बात करें कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, वो है प्राथमिक क्षेत्र। इकोनॉमिक्स पढ़े हैं ना, उसमें आपको दिखाया गया होगा, उसमें आपको सिखाया गया होगा। 68 के बारे में बात करें, किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? दैट इज पंजाब, ऑप्शन नंबर ए। और के लिए अगले सवाल पर, अगले पेज पर, सभी अम्लों में समान तत्व है हाइड्रोजन। इस वाले सवाल पर आता है 77 से मैथ्स का सवाल था, ऑप्शन नंबर ए, ये वाला 7 पॉइंट है, जिन्होंने लगाया हो उनका आंसर सही था। मैं बात करता हूं 73 नॉनस्टिक खाना पकाने के लिए बर्तन से, तो वो टेफ्लॉन का से लेपित होता है। और बात करूं 78 में किस सवाल का सही आंसर क्या था, तो वो था 5%। किसी ने 35 लगाया होगा तो आंसर का गलत आंसर पाया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान स्तनधारी है? दैट इज डॉल्फिन। आप सबने सीखा होगा, पढ़ा भी होगा, कुछ लोग खेले भी होंगे डॉल्फिन के साथ में, ठीक है। 74 अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाना संसद का नियम, संसद का कार्य है। डॉल्फिन के साथ मैंने बोला खेले होंगे इसलिए क्योंकि कई सारी पार्क हैं जहां पर आप डॉल्फिन के साथ में खेल सकते हो, ठीक है। यस है। चलो 80 के बाद हम बात करें, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से। और सरकार या आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो है केंद्र और राज्य संबंध से। प्रकाश वर्ष तारकीय दूरी का एक माप है। और बात करें अगर हम इस सवाल की कि 4/9, 5/7, 11/13, 13/17 में से सबसे बड़ा कौन है? तो है 11/13। मैं अभी सोल्यूशन अगली क्लास में दूंगा आपको, ठीक है। 82 नंबर की बात करें, √5 माइनस में 2 करेक्ट आंसर है इस वाले सवाल का, और कुछ नहीं भाई साहब। ये 308, 125, 45, 120, 102 का औसत है कितना? 140 नंबर। चलो बात करें अगर हम इसके 84 नंबर क्वेश्चन की, स्थावर का विलोम भाई साहब जंगम। बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए का अर्थ है कि भय का शमन शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए। समझ में आ रहा? शमन का मतलब समाप्त, भय का समाप्ति जो है शुरू में ही कर देना चाहिए। स्वल्प का संधि विच्छेद होगा सु प्लस अल्प। इति प्लस इति का सही अर्थ है समाप्ति और विघ्न, ठीक है। इति मतलब समाप्ति, इति का मतलब है विघ्न। 87 88 में ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस आस्तिक, जो नहीं रखेगा वो नास्तिक। बहुत बढ़िया। इस वाले पैराग्राफ में, जो कि पैराग्राफ दिया गया था, पैराग्राफ जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो पता चलेगा। 89 नंबर का क्वेश्चन जिसमें पूछा गया, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रंस गिफ्ट देयर टीचर्स थैंक यू कार्ड्स? ओके। 90 नंबर के क्वेश्चन पर आता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन इज वैलेंटाइंस डे ऑफिशियली अ हॉलीडे? नो। बड़ा खूबसूरत लगा होगा ना सवाल तुम लोग को ये, जिन्होंने दिया होगा पेपर। 90 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ टेम। ओके, 92 नंबर पर चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ रैपिड स्टडी। 93 is give one word substitute for the following. One who is indifferent to pleasure or pain is stoic. Okay. अगले सवाल पर एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए इन्हें कहा, इसके लिए आंसर आपने देख लिया होगा बेटा, ये पिछली क्लास में आपको बताया गया, दोनों के लिए अर्थ निकालना था। तो कथन जो सेकंड है वो कारण है, कथन जो पहला था वो इसका प्रभाव है। ओके, आप सबने देखा 100 नंबर क्वेश्चन का भी कि इसका इफेक्ट जो TGG-FDE, याद रखिएगा, ऐसे मत ऑप्शन सी टिक कर दो। TGG-FDE सही था। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर था मेरे पास में शुक्रवार। इस पर आता हूं मैं, 98 में 301 था, मतलब 301। विकल्प में से कौन सा असंगत है? 301 कैसे था वो आपको डिस्कसिंग वाली क्लास में पता चल गया होगा। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी थी? वो था नेपाल। ओके, तो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच हरी झंडी को दिखा करके रवाना किया गया था? वो भी था नेपाल। तो इस तरह से हो गया आपका आंसर की मतलब सभी क्वेश्चंस के। तो मैं आपके साथ में हाजिर होता हूं थोड़ी देर बाद लाइव और सोल्यूशन के साथ कि अगर ऐसे सवाल दोबारा आते हैं तो आप कैसे हैंडल करेंगे उन सवालों को। जी हाँ, मेरा नाम है राहुल सोनी और मेरे सभी बच्चे मुझे प्यार से सोनी सर बुलाते हैं। आज की क्लास यहीं पर हम लोग ओवर करते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में, लाइव क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। और इस वाले सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, बताइए आंसर की बिल्कुल सटीक है, परफेक्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। हाँ, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा।